हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एफएसएस रूल्स एंड रेगुलेशंस। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको एफएसएस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा है एफएसएस एक्ट तो आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे बना रखा है। एफएसएस एक्ट को पहले पढ़ना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें जो एक्ट है, जो सेक्शंस है, किस सेक्शंस में किस टॉपिक के बारे में बात की गई है, उसमें सब कुछ दे रखा है। और रूल्स रेगुलेशंस जो है ये एक्ट पर ही बनते हैं। तो इसलिए पहले आपको एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप रूल्स रेगुलेशन पढ़े तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको मालूम होना चाहिए डेट के बारे में। तो सबसे पहले जो इंडियन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड बिल है वो 2005 में साइन हुआ था। उसके बाद 23 अगस्त 2006 को एफएसएस एक्ट इनेक्ट हुआ था पार्लियामेंट द्वारा। और फाइनली 24 अगस्त 2006 को उसको गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया गया था। मीन्स 23 अगस्त 2006 को पार्लियामेंट द्वारा पास हुआ था। मीन्स प्रेसिडेंट ने अपनी सहमति दी थी साइन करके। और 24 अगस्त को गैजेट ऑफ इंडिया में इन द सेक्शन 1 पार्ट 2 में इसको पब्लिश किया गया था। और जो एफएसएसएआई है वो एफएसएस एक्ट 2006 के अंडर सेक्शन 4 में इस्टेब्लिश हुआ है। मीन्स उसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में सेक्शन 4 में बात की गई है एफएसएस एक्ट के अंदर। उसके बाद 5 अगस्त 2008 को जो एफएसएसएआई है वो इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो फाइनली जो एफएसएसएआई का इस्टेब्लिशमेंट है वो 5 सितंबर 5 सितंबर को इस्टेब्लिश हुआ था। और 5 मई 2011 को इसका एफएसएस का रूल्स नोटिफाई हुआ था गैजेट में। और 5 अगस्त को इसका रूल्स रेगुलेशन एनफोर्समेंट हुआ था। मीन्स जो रूल्स जो बने थे गैजेट ऑफ इंडिया में जो पब्लिश हुए थे वो 5 मई 2011 को हुआ था। और इसका एनफोर्समेंट जो है वो 5 अगस्त से हुआ 2011 में ही। इस टॉपिक को और बेटर समझने के लिए आपको एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन इन तीनों के बीच का पहले डिफरेंस पता होना चाहिए। तभी आप पता लगा पाएंगे कि इसमें कौन सा एक्ट है, कौन सा रूल्स है और कौन सा रेगुलेशन है। तो जो सबसे पहले जो एक्ट होता है वो सुप्रीम होता है और जो रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं उसके सब्सिडरीज होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो इन तीनों में से सबसे जो ऊपर होता है, जो सबसे सुप्रीम जो है वो एक्ट होता है। और जो रूल्स रेगुलेशंस जो हैं उनके सहायक संस्थाएं हम कह सकते हैं। इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि एक्ट जो है वो पेरेंट है रूल्स रेगुलेशंस का। अगर एक्ट को और फॉर्मल तरीके से हम बोले तो एक्ट इज अ लॉ। एक्ट एक लॉ होता है जो कि लेगिस्लेचर जैसे कि पार्लियामेंट और स्टेट लेगिस्लेचर असेंबली जो है इनके द्वारा बनाया जाता है एक्ट। जबकि रेगुलेशंस जो है वो रूल्स होते हैं, रूल्स या ऑर्डर्स होते हैं जो कि कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इशू करती है। और जो रूल्स है वो प्रेस्क्राइब्ड गाइडलाइंस, यानी ये एक गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स होते हैं जो किसी भी रेगुलेशंस के अंडर बनाए जाते हैं उसको फॉलो करने के लिए। रेगुलेशंस जो है वो लीगल सेंस में यूज किया जाता है और जो रूल्स जो है वो जनरल सेंस में यूज किया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रूल्स जो होते हैं वो रेगुलेशन का पार्ट है, लेकिन रेगुलेशन जो है वो लॉ का पार्ट है। ठीक है। और जनरली जो रेगुलेशंस होते हैं वो ज़्यादा रिजिड होते हैं क्योंकि ये लीगल सेंस में यूज़ किए जाते हैं। जबकि रूल्स जो है वो जनरल सेंस में यूज़ किए जाते हैं, तो इसीलिए वो उतना रिजिड नहीं होता है जितना कि रेगुलेशंस होता है। तो इस फिगर के थ्रू आपको समझ में आएगा कि जैसे एक्ट है इन दोनों का पेरेंट हो गया रूल्स और रेगुलेशन का। उसके बाद जो है रेगुलेशंस होते हैं। तो रेगुलेशंस जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इशू करती है एक्ट के अंदर ही, और उसको भी और सही ढंग से फॉलो करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। तो ये इन तीनों में बेसिक डिफरेंस होता है। तो मोर जनरल सेंस में हम बात करें तो वो रूल्स हो गया, अगर लीगल सेंस में बात करें तो रेगुलेशंस हो गया, इन दोनों का जो पेरेंट है वो एक्ट हो गया। तो ये था इन तीनों में बेसिक डिफरेंस। अब चलिए अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। एफएसएस रूल्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स 2011। तो जो एफएसएस रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम किया था इसको। और इसके बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो सेक्शन 91 और सेक्शन 92 में दे रखा है। जो एफएसएस एक्ट है उसके अंडर जो सेक्शन 91 है और जो 92 है उनमें पूरा कवर कर रखा है रूल्स रेगुलेशन। तो रूल्स के अंदर जो एफएसएसएआई का पूरा स्ट्रक्चर और जो फंक्शनिंग है कि वो कैसे फंक्शन करेगा, कैसे रूल्स बनेंगे, वो सारी जो चीजें हैं वो इसमें दे रखी हैं।
और जो रूल्स है वो मेनली सेक्शन 91 में कवर किया गया है, रेगुलेशन को सेक्शन 92 में कवर किया गया है। तो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स 2011 है उसमें टोटल 3 चैप्टर्स हैं, और इनमें से जो पहला चैप्टर है उसमें जनरल डिस्क्रिप्शन दे रखा है रूल्स के बारे में, और जो डेफिनेशंस है, जो रूल्स है जनरली जो एप्लीकेबल होंगे रूल्स के अंदर, उनके बारे में जनरली डिस्क्रिप्शन दे रखा है चैप्टर 1 के अंदर। चैप्टर 2 जो है उसमें पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो इसमें जनरली ये दे रखा है कि कौन से अथॉरिटी को क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें चैप्टर 2 में कवर किया गया है। तो उसमें से जो पहला है चैप्टर 2 में, इट प्रोवाइड्स द डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द एनफोर्समेंट स्ट्रक्चर एंड द प्रोसीजर्स। तो यानी इसमें जो पूरा स्ट्रक्चर और जो प्रोसीजर है कि कैसे एनफोर्स होना चाहिए रूल्स को, वो पूरा इस चैप्टर पे कवर किया गया है। सेकेंड है, इट इंक्लूड्स द क्वालिफिकेशन पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कमिश्नर ऑफ द फूड सेफ्टी डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड फूड एनालिस्ट। तो इसमें जनरली जो फूड सेफ्टी के जो कमिश्नर है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, एफएसओ है, फूड एनालिस्ट है, इन सब की पावर्स और ड्यूटीज की दे रखी हैं, और इनकी क्वालिफिकेशन दे रखी है कि क्या क्या इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद है, इट प्रोवाइड्स द प्रोसीजर डिटेल्स ऑफ द वर्किंग ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। इस फूड सेफ्टी ऑफिसर को कैसे वर्क करना चाहिए उसका पूरा प्रोसीजर इसमें दे रखा है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और एफिडेविट्स जो है वो होने चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इसमें दे रखा है। उसके बाद है, द मैनर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर कैन टेक सैंपल फॉर एनालिसिस, मीन्स किस मैनर में फूड सेफ्टी ऑफिसर को सैंपल लेना चाहिए एनालिसिस करने के लिए, और जो फूड आर्टिकल है उसको सीज करने की अथॉरिटी है तो किस केस में उसको सीज कर सकता है फूड को, ये सारी चीजें इसमें दे रखी है। मीन्स कैसे सैम्पलिंग करने, कैसे एनालिसिस करनी है, और फूड लेबोरेटरीज में उस सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेजनी है, तो ये सारी जितने भी प्रोसीजर है इस चैप्टर 2 में ही दे रखा है, रूल्स के अंदर दे रखा है ये। Next है, the way the food analyst should receive the sample and analyze the same within the stipend time periods. मीन्स एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर जो फूड एनालिस्ट है उसको सैंपल को रिसीव करके एनालाइज करना है, तो ये भी इसी के रूल्स के अंडर ही ये दिया गया है चैप्टर 2 में। उसके बाद है कि इस चैप्टर में डेजिग्नेटेड ऑफिसर का जो एक्शन है उसके बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर को फूड एनालिस्ट का जो रिपोर्ट है वो कलेक्ट करना है, उसको डिस्क्राइब किया गया है पूरा। और इसके बारे में जो फर्दर जो इंफॉर्मेशन है कि कंज्यूमर और जो फूड बिजनेस है, फूड बिजनेस ऑपरेटर जो है, उनके पास फूड एनालिस्ट हो सकते हैं, तो इन चीज के बारे में जो एफएसएस एक्ट है उसमें सेक्शन 40 के अंदर दिया गया है ये। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो चैप्टर 2 में कवर किया गया है रूल्स के अंदर। चैप्टर 3 के बारे में जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है उसके बारे में दिया गया है। इसमें जनरली ये दिया गया है कि एपेलेट ट्रिब्यूनल की जो पावर है और जो उसके जो ऑफिसर्स है उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, और क्या क्या प्रोसीजर है जिसमें हम एपेलेट ट्रिब्यूनल में हम अपील कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एपेलेट ट्रिब्यूनल एक कोर्ट होता है जो कि नॉर्मल कोर्ट से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि हम जनरल कोर्ट में अगर हम अप्लाई करते हैं फूड रिलेटेड लॉज के लिए, अगर कोई इश्यू होता है फूड रिलेटेड से, तो अगर हम केस करते हैं तो वो सालों साल केस तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसीलिए एक अलग से कोर्ट बना है इसी के लिए, जिसको एपेलेट ट्रिब्यूनल कहते हैं, जो कि फूड से रिलेटेड चीजों को इसकी ये सुनवाई करती है। और एपेलेट ट्रिब्यूनल की जो पावर है वो सिविल कोर्ट के इक्वल होती है। तो चैप्टर 3 में जनरली इसी के बारे में दिया गया है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ऑफिसर्स की जो कि एपेलेट ट्रिब्यूनल में हैं, और क्या इसके प्रोसीजर्स हैं। अब आती हैं हमारी रेगुलेशंस, एफएसएस की रेगुलेशंस। तो रेगुलेशंस के बारे में सेक्शन 92 में कहा गया है, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है उसमें सेक्शन 92 के अंदर रेगुलेशन से रिलेटेड इसमें बातें की गई है। तो सेक्शन 92 के अकॉर्डिंग जो फूड अथॉरिटी है उसके पास पावर है कि वो रेगुलेशंस को, स्टैंडर्ड्स को बना सके, और रेगुलेशंस के अंडर ही रूल्स बनती हैं। एफएसएस एक्ट 2006 के इनेक्टमेंट के बाद जो एफएसएस आई है उसने 6 प्रिंसिपल जो है वो ड्राफ्ट किया है, मीन 6 प्रिंसिपल रेगुलेशंस जो है उसने बनाए हैं बहुत सारे स्टेक होल्डर से कंसल्ट करके। और ये जो रेगुलेशंस है वो गैजेट ऑफ इंडिया में 1 अगस्त 2011 को पब्लिश हुआ था, और इसका एनफोर्समेंट जो है वो 5 अगस्त 2011 को हुआ था। तो ये जो 6 प्रिंसिपल हैं वो हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस रेगुलेशन 2011,
Food Safety and Standard Prohibition Restriction of Sales Regulation 2011, Food Safety and Standards Packaging and Labeling Regulation 2011, Food Safety and Standards Contaminants and Toxin Residues Regulation 2011, Laboratory and Sampling Analysis Regulation 2011, Food Product Standards and Food Additives Regulation 2011। तो ये सारे जो ये 6 प्रिंसिपल है जो कि रेगुलेशंस के अंदर ये नोटिफाई हुआ था 1 अगस्त 2011 को। मेन जो 6 प्रिंसिपल रेगुलेशंस थे उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस थे जो कि एफएसएस एक्ट के अंदर नोटिफाई हुए हैं। तो अभी तक जो नोटिफाई हुए हैं यहाँ पे मैंने इसको कवर किया है सबको। तो इसमें जो पहला है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एडमिटिंग रेगुलेशन 2010 में ये आया था। उसके बाद है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोसीजर फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी रेगुलेशन 2010। उसके बाद है एफएसएसएआई सैलरी अलाउंसेस एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज रेगुलेशन 2013 में आया था ये। उसके बाद है एफएसएसएआई ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एंड प्रोसीजर फॉर द साइंटिफिक कमिटी एंड साइंटिफिक पैनल रेगुलेशन 2016 में जो है आया था। उसके बाद है हेल्थ सप्लीमेंट्स न्यूट्रासिटिकल फूड स्पेशल डाइटरी यूज फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस फंक्शनल फूड एंड नोवल फूड रेगुलेशन 2016। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फूड रिकॉल प्रोसीजर रेगुलेशन 2017 में ये आया था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड इंपोर्ट रेगुलेशन 2017 में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अप्रूवल फॉर नॉन स्पेसिफिक फूड एंड फूड इंग्रेडिएंट रेगुलेशन 2017। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशन 2017। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस रेगुलेशन 2018। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड रेगुलेशन 2018। तो ये सारे जो बाकी रेगुलेशंस है जो कि अभी तक ये पूरे ये शामिल किए गए हैं इन रेगुलेशंस में। तो ये था पूरा ओवरव्यू एफएसएस रूल्स और रेगुलेशन के बारे में। होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में और मैं कोशिश करूंगी आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की। तो इस सेशन को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।